सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, क्लास 11th का इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर ये पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज। ये रिलेटेड होगा स्टैटिक्स, ठीक है ना बच्चों। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 31 तक मैं बता चुका था। आज जो है क्लास स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 32 से। चलिए देखते हैं। यदि 25, 20, 18 और यह x कैपिटल X 24 तथा 30 का समांतर माध्य 22 है तो कैपिटल X का मान बताइए। तो आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है आपका प्रेक्षण दिया हुआ था 25, 20, 18 कैपिटल X प्लस 24 प्लस 30। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का या समांतर माध्य का? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आ रहा है मेरा 117 आ रहा है x को छोड़ करके। फिर क्या है कि यहाँ जो है डिनोमिनेटर में 6 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए किसके साथ 22 के साथ। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 132 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा डिजिट है उसको जोड़ कांस्टेंट है उसको जोड़ने पर 117 और मेरा वेरिएबल के रूप में जो है x से रहने दिए। अब क्या है कि यहाँ कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ से ले आए और वेरिएबल को इधर ही रहने दिए। 117 प्लस में था, इधर आ गया तो हो गया माइनस में, ठीक है। अब फिर क्या है 132 में से 17 घटाएंगे कितना बच रहा है आपका 15, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 15, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ब। क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन कितना आ रहा है तो 12, यानी 15 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोलता है कि गणितीय माध्य अर्थमेटिकल एवरेज क्या है? माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है या फिर ये सभी है? तो आपका आंसर जो होगा ये सभी होगा। क्या होगा? ये सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, हालांकि मीन का फॉर्मूला या मीडियन का फॉर्मूला बहुलक का फॉर्मूला जो है आपको मैं वाला हूँ, तो देखते रहें वीडियो को अंत तक। अब यहाँ बोला कि यदि 6 परिवारों की मासिक आय 1600, 1500, 1400, 1525, 1625 और 1630 है तो औसत आय क्या है? इसको भी मैं कैलकुलेशन से बताता हूँ। देखिए बच्चों, किसी का भी मासिक आय का औसत निकालना है तो जितने व्यक्ति का जो मासिक वेतन दिया हुआ है सभी को जोड़ना होता है और जितने व्यक्ति का मासिक आय दिखाया जाता है उसके जो है संख्या से क्या करना है भाग देना होता है। तो पहला देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, सभी परीक्षणों का योग, तो सभी को जोड़ दे रहे। परीक्षणों की संख्या कितना है तो व्यक्तियों की संख्या या 6 है तो 6 से भाग देंगे। अब यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है आपका 9280/6, ठीक है। इसको भाग देने पर आता है 1546.66। तो इसको जो है 46.66 है तो हम क्या कर दिए 1547। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, यानी अ। ये जो है आपका सही ऑप्शन है 1547। तो देखिए कैसे औसत निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 35 में। देखिए क्या है कि किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? पहले में आप समझिए कि जब क्लास इंटरवल रहता है ना तो क्लास इंटरवल में जो है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 है ना। उसके बाद जो है ये हो गया क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल। ये आपका क्वेश्चन का ऑप्शन तो ये होगा नहीं क्योंकि क्लास इंटरवल इस टाइप का होता है। जब उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम लोग घटाएंगे, जैसे मान लिया जब उच्च सीमा 20 है और निम्न सीमा 10 है तो दोनों के बीच कितना का अंतर आ रहा है 10 का। तो इसको हम लोग बोलेंगे सीमा, है ना, लिमिट। क्या बोलेंगे? क्लास लिमिट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्ग सीमा, क्या होगा ब, ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है। और वर्ग सीमा जब निकालना होता है तो उच्च सीमा में माइनस करेंगे निम्न सीमा, ठीक है ना। तो उच्च सीमा आप मान लेते हैं 30, तो 30 को अगर हम 20 से घटाएंगे तो कितना बच रहा है 10, तो ये 10 क्या कहलाएगा वर्ग सीमा कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है बच्चों कि समांतर माध्य के सूत्र मीन इज इक्वल टू ए क्या है? एज्यूम्ड है। एज्यूम्ड को बोलते हैं कल्पित। क्या बोलते हैं? कल्पित। और ये है माध्य, तो यानी कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। किसका है? कल्पित माध्य, ठीक है। ये हो गया आपका माध्य
और ये क्या हो गया आपका कल्पित यानी एज्यूम्ड प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ में ए क्या है, ए क्या है, तो ए तो कल्पित है, मैंने बताया कि एज्यूम्ड है, और ये क्या है माध्य है, तो ये कल्पित माध्य होगा। ठीक है, यदि डी विचलन एफ आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी है तो, है ना, ये क्या है आपके बीच जो ऑप्शन है कल्पित माध्यिका, तो माध्यिका तो है नहीं, अभी मैंने बताया कि कल्पित माध्य है। कल्पित विस्तार ये भी गलत है, कल्पित माध्य और कल्पित बहुलक, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सा होगा, कल्पित माध्य है, ये क्या है कल्पित माध्य। अगर आपके फॉर्मूला में, अगर आपके फॉर्मूला में ए आ गया तो सबसे पहले कल्पित है, क्या है कल्पित, और अगर यहाँ पर मीन लिखा हुआ मीन का सिंबल है तो ये मध्य कल्पित होगा, क्या होगा मध्य कल्पित होगा, या कल्पित माध्य होगा। प्लस सिग्मा एफ डी एक्स है, या यहाँ पर जो है बटा एन है, तो ये क्या है कल्पित माध्य है, क्या है कल्पित माध्य। नेक्स्ट में देखते हैं, बोल रहा है कि यदि सिग्मा एक्स 50 और एन 5 है तो इसका मान क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स बटा एन होता है, फॉर्मूला क्या होता है मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाय एन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सिग्मा एक्स 50 दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है वो 5 दिया है, तो 5 दहा कितना हो जाएगा 50, तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 10, तो 10 क्या है 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर कहता है कि यदि बहुलक 16 और समांतर माध्य 20 है तो माध्यिका होगी। चलिए इसका कैलकुलेशन बताते हैं। देखिए बच्चों, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो इसको बोला जाता है इम्पिरिकल मेथड। क्या बोला जाता है इम्पिरिकल मेथड, और इम्पिरिकल मेथड का जो फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है, अब जो मोड दिया हुआ है 16 तो 16 वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ पर मीन दिया हुआ है 20 तो 20 पुट कर दिए। ठीक है, अब क्या है कि 20 दूनी कितना होगा 40 होगा, अभी माइनस में है तो इधर ले आएंगे तो कौन सी में हो गया प्लस में हो गया, तो 40 और 16 आपका कितना हो गया 56 हो गया, कितना हो गया 56 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जोड़ने पर यहाँ इनटू में है 3 तो इधर ले आए तो कौन सी में हो गया डिवीजन में, अब इसको काट दीजिए तो 3 एकम 3, अब बच गया इधर कितना 2, 3 अठी 24 बच गया, फिर 2 3 छक 18, तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ रहा है 18.6, कितना आ रहा है 18.6 आ रहा है। ये न्यूमेरिकल आपको 100% पूछने वाला है एकदम, ठीक है ना, तो इस पर ध्यान रखिए। तो आपके बीच ऑप्शन हो जाएगा वो होगा 18.6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 39 क्वेश्चन में देखिए कि बोलता है 5 4 5 3 2 6 5 4 5 9 8 5 9 5 5 आंकड़ों का भूमिष्ठ का मूल्य बताए, यानी फाइंड आउट द मोड, मोड निकालने बोल रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से मोड जो होता है इसमें जो अधिक बार रिपीट करता है वही आंसर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 5 5 5 5 5 5, तो यहाँ बहुत बार 5 रिपीट कर गया है तो आपका आंसर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, मोड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से देखना होता है कि कौन सा डिजिट बहुत बार रिपीट किया है, तो यहाँ जो है 5 मैक्सिमम बार रिपीट किया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, यहाँ बोलता है कि यदि किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है। देखिए अभी यहाँ हम लोग का कि अधिक बार 5 5 5 5 5 आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग का कहें मोड कहें बहुलक कहें, तो यहाँ पर भी क्या होगा बहुलक होगा। जो किसी श्रेणी का मूल्य बार बार आए या अधिक बार आए, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बहुलक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों 41 में। बोलता है कि प्रमाप विचलन का गुणक सूत्र देखिए 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोवेरियंस, ठीक है, एक होता है कोवेरियंस और एक होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। 2 तरीके से पूछता है। ठीक है, अब कोवेरियंस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन और इनटू हो जाता है 100। देखिए कोवेरियंस में 100 होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करते हैं जब, तो इसमें क्या होता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन होता है। क्या होता है स्टैंडर्ड डिवीजन बाय मीन, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा 100। ठीक है,
आपको कोवेरियांस भी पूछ सकता है या कोफिशिएंट पूछ सकता है। यहाँ तो परमाप विचलन का गुणक बोला है, फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बोल दिया। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला ये होगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। लेकिन यहाँ बोल देगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 42 में। यहाँ बोलता है कि विस्तार गुणक का सूत्र। देखिए विस्तार जो होता है उसको रेंज को बोलते हैं, रेंज। ठीक है, और रेंज कैसे निकाला जाता है ये ध्यान देना है कि लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला होता है रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और इसका अगर हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ क्या निकालें, रेंज अगर हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आपका होगा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट होगा। तो आपके बीच कौन ऑप्शन हो रहा है यहाँ पर, स। क्या होगा, स। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर 43 में आते हैं कि परमाप विचलन का विचार निम्न में से किसकी देन है। तो कार्ल पियर्सन का भी, ये पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं इसको। स्टैंडर्ड डिविएशन का जो विचार जो है 1893 में इन्होंने दिया था। कब दिया है, 1893 में। देखिए बच्चों स्टैंडर्ड डिविएशन का जो चैप्टर है ना, कार्ल पियर्सन जो है 1893 ईस्वी में सबसे पहले परमाप विचलन का प्रयोग किया था। ठीक है, ये भी जो है 3 सीरीजों में बताया, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का सेम फॉर्मूला होता है। देखिए कोवेरियांस में क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन इनटू 100। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या, स्टैंडर्ड डिविएशन बाय मीन। ये आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कि सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। तो सदैव जो है -1 और +1 के बीच होता है, आपको ध्यान देना है। और जो कोरिलेशन चैप्टर है ना, 2 तरीके से पढ़ना होता है। एक होता है कार्ल पियर्सन का, एक पढ़ना होता है कार्ल पियर्सन का, और एक है कार्ल मार्क्स का। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स जो है वो कोरिलेशन है और कार्ल पियर्सन का जो है रैंक कोरिलेशन है। तो यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्ल मार्क्स का। तो कार्ल मार्क्स का जो होता है ये होता है कोरिलेशन, और इसका होता है कोरिलेशन रैंक। तो अभी यहाँ कोरिलेशन की बात कहा जाता है तो है -1 और +1 के बीच जो है आंसर हमेशा रैंक आता है। ठीक है ना, यानी कोरिलेशन का आता है। कोरिलेशन का जो आंसर आता है -1 और +1 के बीच आता है, इतना याद रखना है। और कोरिलेशन 2 तरीके से, मैंने भी इसका वीडियो भी बना रखा है, आप देख सकते हैं। इसका मैथमेटिक्स देख सकते हैं, कार्ल पियर्सन और कार्ल मार्क्स का। ठीक है, 45 क्वेश्चन में देखिए बोलता है कि यदि रैंक एक्स वाई इज इक्वल टू 0 हो तो एक्स और वाई के बीच क्या होगा। तो ये जो है रेखीय संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई संबंध नहीं, 0 आ गया तो क्या संबंध बनाएगा। ठीक है, ये संबंध नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो रेखीय संबंध कुछ भी नहीं बना रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 46 में। बोला कि आधार वर्ष का सूचकांक। देखिए आधार वर्ष किसको कहते हैं और करेंट ईयर किसको कहते हैं। जिसे मान लिया जाए कभी जो है आपका 2025 चल रहा है, कितना चल रहा है 2025, लेकिन हम 2012 की बात करते हैं, 2012 की बात कर रहे थे। 2012 आपका क्या होगा, आधार वर्ष होगा, या इसको बेस ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, बेस ईयर। और 2025 को क्या बोला जाएगा, करेंट ईयर बोला जाएगा, करेंट ईयर। और इसको बोला जाएगा बेस ईयर। ठीक है, तो बेस बोल रहे आधार वर्ष का सूचकांक मूल्य क्या होता है, 100 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, ये क्वेश्चन जो है आपको बीए में भी पूछेगा, इंटर में भी पूछेगा, एमए में भी पूछेगा। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स रखेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है उसको याद रखना होता है कि आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है, इंडेक्स जो होता है, वो कितना का वैल्यू होता है उसका, 100 का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर होता है कि आधार वर्ष के निर्देशांक सदैव होता है। देखिए फिर रिपीट कर गया क्वेश्चन, क्या होता है तो 100 होता है। ठीक है, और ये बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, तो कहीं ना कहीं झारखंड वाला के लिए अलग किताब थोड़ी है, सेम किताब है ना। तो और सेम क्वेश्चन भी मैंने बिहार बोर्ड का भी पढ़ रखा है, और क्या है कि झारखंड बोर्ड का तो दोनों का क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ जो है सेम टू सेम है, कहीं अंतर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये जो है आपको जरूर पूछेगा। धन्यवाद बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।